हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम और आज का ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिकलशिप के लिए सीए फॉर्म्स की तलाश में हैं। वो स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के स्टेज में पहुंच चुके हैं। इफ़ यू हैव कम अक्रॉस दिस वीडियो देन डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। As you can see from the title of this video, things to be kept in mind before selection of CA firms for articleship. So, आज के वीडियो में हम ओपनली डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कि आपको खास ख्याल रखना है बिफोर ज्वाइनिंग एनी सीए फर्म। बिकॉज कभी कभी हम कुछ बातें भूल जाते हैं और झट से सीए फर्म ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाद में हमें ध्यान आता है कि काश हमने ये चीज़ पहले सोची होती ज्वाइन करने से पहले। वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑन आवर चेकलिस्ट इज करियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल। जो स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या फिर सर्विस में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग इनिशियल फेज हम इस टाइम इतने मैच्योर नहीं होते कि हम खुद के लिए डिसाइड कर सकें कि हम एक्चुअली में हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत खुद को एनालाइज करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस में है तो आपका हो सकता है कि इंटरेस्ट प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा हो, या फिर आपकी जो फैमिली में ऑलरेडी है उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज़ दिया हो प्रैक्टिस के बारे में कि मुश्किल है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो आपका जॉब की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो आपका माइंड। सो उस केस में आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि पहले मैं कुछ टाइम जॉब कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी, जैसे कि आजकल के जनरली लोग करते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस एकदम से स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर अभी से ही डिसाइड हो जाएगा तो आप इन 3 सालों को अपनी क्लाइंट बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे और आप लर्न कर पाएंगे कि प्रैक्टिस में जाने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। तो वो सारी क्वालिटीज़ आप इन 3 सालों में खुद के अंदर जनरेट कर लेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिकॉज सीए फर्म हो, बड़ी मीडियम या फिर लार्ज सीए फर्म हो या फिर कोई कॉर्पोरेट हो, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक टैक्स का अलग हो गया, ऑडिट का अलग हो गया, ऑडिट में भी स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सो ये सब कुछ डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। सो उसमें से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है, टैक्सेशन में, आपने आईपीसी में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। इट इज़ पॉसिबल कि इनिशियल फेज में आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, बिकॉज थ्योरेटिकली हो सकता है जो आपको इंटरेस्ट हो, थ्योरेटिकली लाइक टैक्सेशन में इंटरेस्ट था बट प्रैक्टिकल जब आप काम करने बैठे तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इट कैन बी पॉसिबल, बट इस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप अगर स्मॉल फर्म ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज उसमें आपको सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ काम करने को मिल जाते हैं, तो उसमें आपके पास एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बट ऐसा हर फर्म में तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ तो होती है। सो उस केस में आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको खुद में आइडिया नहीं लग पा रहा है तो लेट इट बी। ठीक है, इनिशियल फेज में आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ भी आपको जो भी प्रोफाइल ऑफर होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप उस काम को करेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी और का काम देख के आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सो आपके पास ऑप्शंस हमेशा होंगे। ठीक है, आप चेंज करना चाहते हैं, दूसरा काम करना चाहते हैं, बिकॉज सीए फर्म्स में जॉब रोटेशन का ऑप्शन इजीली है, अवेलेबल है। ठीक है, बस यू नीड टू डू कि आपको अपने प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी सामने आकर। बिना डिस्कस किए आपका कोई भी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा। सो आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो सिर्फ प्रिंसिपल के पास होगा। सो आपको अपने प्रिंसिपल के सामने बैठ के ओपनली बात करना होगा अपने एरिया ऑफ वर्क के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर चेकलिस्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है। इसका सीधे सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, कोरिलेशन है विद अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क। बिकॉज जितना फॉर्म पुराना होगा काम उनके पास और क्लाइंट्स उनके पास उतना ही ज़्यादा होगा। बिकॉज क्या होता है कि जो न्यू फॉर्म्स होती है, जो उनको 1 या 2 साल हुए होते हैं आए हुए इन मार्केट में, उनके पास काम थोड़ा कम होता है और वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स थोड़े कम होते हैं, वेराइटी ऑफ वर्क्स भी कम होते हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज अ बट। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में हो। मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने जो सबसे पहले आर्टिकलशिप के लिए फर्म ज्वाइन किया था वो 95 की फर्म थी, 1995 की, और उनके पास काम जो था वो काफ़ी कम था। और इनफैक्ट जो मैंने 5 महीने वहाँ पे काम किए, 5 महीने में सिर्फ पीक टाइम पे, मतलब मार्च में जो आईटीआर की जो डेडलाइन होती है उस टाइम ही थोड़ा ज़्यादा काम था, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द मंथ आई वॉज सिटिंग वेल। ओके, सो इसलिए ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हर फॉर्म के लिए सेम हो। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्म में जाएं, प्रिंसिपल से बात करें, उनसे उनके क्लाइंट्स के बारे में डिस्कस करें, उनसे पूछें, नॉट ओपनली बट सीक्रेटली आप वहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हैं अगर आपको मौका मिलता है। हालांकि आप प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं, बट प्रिंसिपल जो होते हैं, जो सीए फॉर्म के ओनर होते हैं, वो कभी कभी थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। सो आप 100% उन पर रिलाई नहीं कर सकते। मेन थिंग हेयर इज़ टू नो द फॉर्म। जिस फॉर्म को आप ज्वाइन करने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल कर ले। ओके, नेट पे, इंटरनेट पे आपको जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है आप उसको पूरा गो थ्रू कर लें। उसके अलावा आप लिंक्डइन पे सर्च करिए उन फॉर्म्स में जो ऑलरेडी आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, तो उनसे कनेक्शन बना के उनसे मैसेज वगैरह के थ्रू डायरेक्टली डीएम करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे इस फर्म के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर चेकलिस्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क में हम ये बात करेंगे कि
काइंड्स ऑफ वर्क, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वर्क, वेराइटीज़ ऑफ क्लाइंट। इस वाले पॉइंट में हम बिग फोर की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो जो लोग मिड साइज फॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं इन केस, ठीक है, या फिर स्मॉल फॉर्म को, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है, स्पेशली अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क का एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स का। वर्क में आपको देखना है, ध्यान रखना है कि उनके पास हर तरह के काम हो, बिकॉज जनरली जो स्मॉल और मीडियम फॉर्म्स होते हैं उनके पास तरह तरह के काम होते हैं, चाहे वो GST हो, इनकम टैक्स हो, और पहले वैट और सर्विस सब कुछ होता था एक फॉर्म के पास, ठीक है। भले ही छोटे क्लाइंट्स का होता था बट होता था, ठीक है। उसके अलावा उनके पास स्टैट ऑडिट्स होते हैं, लेकिन इतने बड़े कॉर्पोरेट्स के नहीं होते, MSMEs के सभी के पास होते हैं आजकल। ओके, इंटरनल ऑडिट के बड़े 1-2 क्लाइंट्स किसी किसी फॉर्म्स में होते हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती है जो स्पेशली एक ही फील्ड में स्पेशलाइज कर रही होती है, लाइक इंटरनल ऑडिट ही कर रही होती है या फिर बैंक ऑडिट में ही ज़्यादा एंगेज होते हैं, और बाकी छोटे मोटे काम थोड़े बहुत ही होते हैं, जैसे इनकम टैक्स और GST के बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन उनका जो उनका CA फॉर्म का जो मेन कोर एरिया है वो उनका बैंक ऑडिट हो सकता है या फिर इंटरनल ऑडिट हो सकता है। सो इस केस में मैं ये कहूँगी दैट कि आप उस फॉर्म को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको सब कुछ सीखने का मौका मिले, ठीक है। अब आप पूरे 3 साल बैंक ऑडिट ही करते रहेंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर CV, ठीक है। हालांकि स्टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट में तो वो आपके पास आफ्टर क्लियरिंग सी आपके पास अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा और अच्छे कॉर्पोरेट्स में भी मिल जाएगा, इनफैक्ट बिग फोर्स में भी मिल जाएगा। तो आपको काम में देखना है कि उनके पास इनकम टैक्स का भी हो, GST का भी हो, ताकि आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल जाए, TDS का काम हो, ठीक है। उसके अलावा 1-2 बैंक ऑडिट्स भी आपको करने को मिल जाए, इंटरनल ऑडिट भी करने को मिल जाए, स्टैट ऑडिट भी करने को मिल जाए। सो इससे आपकी प्रोफाइल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क आ जाएगा और इससे क्या होगा कि आपके पास जो करियर ऑप्शन है आफ्टर क्वालिफाइंग वो ओपन हो जाएंगे। उस केस में ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपका जो CV है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। उसके बाद एटलीस्ट यू कैन गेट अ इंटरव्यू कॉल। कुछ लोगों का पर्पस ही मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ फॉर्म ज्वाइन करने का होता है कि वो तरह तरह के काम कर सके। मैंने भी इसीलिए बहुत ही स्मॉल फॉर्म ज्वाइन किया था ताकि मैं ऑलराउंडर बन सकूँ, मुझे सारे काम आए। कल को मैं जॉब क्विट करने के बाद अगर प्रैक्टिस करने का सोचूँ तो एटलीस्ट कोई भी काम आए मेरे पास ये फॉर्म में, मेरे न्यू फॉर्म में, तो एटलीस्ट मैं किसी को मना तो ना कर सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर चेकलिस्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स अंडर हुम यू विल बी प्लेस्ड। हियर आई वांट टू कन्वे यू कि आप जिस भी पार्टनर के अंडर रजिस्टर हो, बिकॉज आप हो सकता है कि जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके अंदर रजिस्टर ना होकर आपको किसी दूसरे पार्टनर के अंदर रजिस्टर किया जाए। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पार्टनर के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं, जिस पार्टनर के अंदर आपको काम करना है, उनके पास क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। बिकॉज एक फॉर्म में भले ही 4-5 पार्टनर्स है तो वहाँ पे भी वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि रजिस्टर तो आप किसी भी पार्टनर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, बट काम जो करने वाले हैं जिस भी पार्टनर के अंदर, आप उनके वर्क एक्सपोजर एंड क्लाइंट्स के बारे में अच्छे से जान लीजिए। इससे रिलेटेड मैं आपको खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो मेरा सेकंड फॉर्म था, मैं मेन पार्टनर थे उनके अंडर रजिस्टर हुई थी, बट जो न्यू पार्टनर उनके रिलेटिव थे कोई, वो कॉर्पोरेट से जॉब करके आए थे तो उन्होंने ज्वाइन किया था। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे उनको सौंप दिया कि मैं अब उनका काम देखूँगी, और वो सिर्फ ROC का ही काम कराते थे। तो इससे क्या हुआ कि मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर मैं ROC का ही काम करते रह गई। आई वॉन्ट डिनाई दिस फैक्ट कि कोई नया काम आता है तो आपको अच्छा लगता है करना, यू वांट टू बी ऑलराउंडर, बट हाँ एक टाइम में फिर लगता है कि जब वही काम आप बार बार कर रहे हो, हालांकि उसमें काफ़ी सारे वेराइटीज़ आते थे ROC के वर्क्स में, कंपनी बनाना, डायरेक्टर, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, सब कुछ डिफरेंट काइंड्स आते थे उसमें। बट आपको लगने लगता है कि आप वो ROC का काम मेरे ज़्यादा काम नहीं आने वाला, बिकॉज वो CS के ज़्यादा काम आएगा। बट ओके कि अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो अगर आपके पास कोई ROC का काम आता है तो यू कैन नॉट डिनाई, और जनरली ऐसा होता है कि ROC के काम आते हैं इस ऑप्शन। बट मैं अपना और बाकी टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सो मैंने ओपनली जाकर आई टोल्ड जो मेन पार्टनर थे उनको, और फिर उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट ROC में से निकाल के कोई न्यू जो आर्टिकल था उसको लगा दिया था। सो इस वे में आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जॉब रोटेशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर चेकलिस्ट इज आस्क वेदर ट्रांसफर और सेकंडमेंट अलाउड और नॉट। ठीक है, ये आपको पहले से ही पूछना पड़ेगा। कुछ CA फॉर्म्स तो आजकल पेपर्स भी साइन करवा लेते हैं कि आप ट्रांसफ़र फर्स्ट ईयर में नहीं ले सकते हैं, आफ्टर सेकंड ईयर ले सकते हैं। कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हर फॉर्म की डिफरेंट होती है। सो इसे पहले से आप अगर डिस्कस कर लेंगे, पहले से ही इन टर्म्स एंड कंडीशंस को जान लेंगे पेपर साइन करने से पहले, तो आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज इन केस सपोज आपने फॉर्म ज्वाइन कर लिया और आफ्टर 6 मंथ्स आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप 1 ईयर स्पेंड करें तभी आप ट्रांसफ़र ले पाएंगे। इसलिए सारी चीज़ें आप पहले से ही डिस्कस कर लें। तो यही होता है कि रिटर्न में हो, ठीक है, रिटर्न में एक दूसरे सामने वाला या आप मना नहीं कर पाएंगे, डिनाई नहीं कर पाएंगे उस बात को, बिकॉज वोकल चीज़ों पे आजकल रिलाई कम होता है। मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो ये बोला गया था कि जो सेकंड फॉर्म में ज्वाइन किया था कि आप 1-1.5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ओके, सो और आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि आपको क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 3rd पीरियड में अलाउ होगी, 3rd ईयर में अलाउ होगी या नहीं होगी, ये तो आप ज़रूर डिस्कस कर लें। ओके, इन्वेंट के बारे में भी आप अच्छे से डिस्कस कर लें कि हो सकता है कि उसी फॉर्म में ज़्यादा एरिया ऑफ वर्क ना हो, और हो सकता है कि उनके कोई फ्रेंड या कोई और हो चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA फॉर्म जो कि सेकंडमेंट बेस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो उनसे पूछ सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या अवेलेबल है उनके पास या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर चेकलिस्ट इज सिटी ऑफ आर्टिकलशिप। किस सिटी में है CA फॉर्म जहाँ से आप आर्टिकलशिप करने वाले हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज अगर आप स्मॉल सिटी में से आर्टिकलशिप करेंगे तो वहाँ पे ऑफकोर्स एक्सपोजर, क्लाइंट्स जो हैं वो छोटे छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू जो लार्ज सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। जिस भी सिटी में है उस सिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा कि उनके पास किस टाइप के बिजनेस है, उनके पास किस टाइप का काम उनके पास आ रहा है। और एक तो स्मॉलर सिटीज़ में जो CA फॉर्म्स होते हैं
होती है वहाँ गफलाबाजी भी बहुत होती है। सो मेट्रोपॉलिटन सिटी से करेंगे, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सी फॉर्म्स है यहाँ पर। डमी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए कि आप यहाँ क्लासेस करते रहेंगे और आप किसी फॉर्म के अंडर रजिस्टर होकर आप डमी चलाते रहेंगे। आई नो कि मैंने देखा है कि स्मॉलर सिटीज़ में डमी वाला ऑप्शन मैंने ज़्यादा देखा है। सो देखिए, काम करने का तरीका किसी भी फर्म का कैसा है ये भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आजकल काफ़ी मीडियोकर फर्म्स है जो कि बिग फोर के प्रोसेस को अडॉप्ट करने लगी है धीरे धीरे, जिस बिकॉज ऑफ कि उनके पास क्लाइंट्स थोड़े अच्छे होते हैं और उनके प्रोसेसेस थोड़े अच्छे होते हैं जिनसे कि आप लर्न कर सकते हैं। मतलब सब कुछ स्ट्रीमलाइंड होता है, मेंटलाइजेशन सही होता है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज सही होते हैं, बिकॉज सेग्रीगेशन होता है हर चीज़। आपको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल जाता है, अच्छा ऑफिस स्पेस मिल जाता है, जिससे कि काम करने में थोड़ा मोटिवेशन सा आता है। क्या होता है कि आप जितनी अच्छी फर्म ज्वाइन करेंगे ना, वहाँ पे प्रोसेस भी आपको उतने अच्छे मिलेंगे। सो प्रोसेस का अच्छा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ वर्क, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। उसके कंपैरिजन में प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर आप स्टैट ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो सिमिलर टू बिग फोर होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप आगे चल के जो स्टैट ऑडिट के इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर चेकलिस्ट इज डिफाइन टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट बिफोर ज्वाइनिंग सीए फॉर्म। ओके, आप अपना फॉर्म फिल करने से पहले अपने टर्म्स को अच्छे से डिफाइन कर दे। जो भी आपका कंसर्न है वो प्रिंसिपल के सामने, जो भी इंटरव्यूअर है उसके सामने आप ओपनली रखें। जो मेजर चीज़ है आपको अपने एग्जाम्स के लिए लीव, फाइनल एग्जाम्स के लिए लीव, वो कितने मिलेंगी उसका डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे कंसर्न्स आपको सामने रखने पड़ेंगे कि कब कब आप छुट्टी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, आपको एग्ज़ाम्स के लिए कितनी लीव्स मिलेंगी, क्या आपको अपने ग्रेजुएशन या फिर आप पीजी कर रहे हैं उसके लिए लीव्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आपको 6 मंथ्स का लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो कितने मंथ्स का लीव एज़ पर देयर पॉलिसी वो अलाउ करते हैं, क्या आप उसमें ओके हैं, नहीं है तो फिर अपना कंसर्न रखिए, आप उसको थोड़ा वाइडर टर्म में डिस्कस करिए। आपको क्लासेस लेने दी जाएगी या नहीं जाएगी, बिकॉज लाइक मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे फर्स्ट ईयर में क्लासेस अलाउ नहीं थी। जनरली कुछ फर्म्स में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में क्लासेस नहीं अलाउ करते हैं फाइनल की। तो ये सारे टर्म्स आपको पहले ही डिस्कस करने पड़ेंगे। सो ये बात उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट ईयर में हम कोई क्लासेस अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो क्लासेस अलाउ करते हैं अगर फर्स्ट में या सेकंड में जो भी, सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मॉर्निंग की क्लास अलाउ करते हैं क्या, या फिर इवनिंग की क्लास अलाउ करते हैं, उसमें आपको कितने घंटे का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा ऑफिस आने या ऑफिस से जाने में। सो ये सारी चीज़ें आपको ओपनली डिस्कस करना पड़ेगा। इन कंडीशन में कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। लाइक ये वाला टर्म्स एंड कंडीशन भी था जब मैंने एक फर्म ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू दिया था, तो उसमें पेपर साइन करने के लिए दिया गया था कि क्या अगर आप आउट स्टेशन ऑडिट पे भेजेंगे तो क्या आप मना नहीं कर पाएंगे। सो मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं थी इस पॉइंट पे, बिकॉज मैं नहीं जा सकती थी आउट स्टेशन ऑडिट पे। सो मैंने वो पेपर साइन नहीं किए थे। तो ये भी लिखा होता है कि अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इतने टाइम पीरियड की, इतने महीने की आपको अपना स्टाइपेंड वापस करना पड़ेगा। सो ये सारे क्लॉजेज उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में होते हैं जो कि आपको पहले से ही क्लियर होना जरूरी है। हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स ऑन आवर चेकलिस्ट। ओके, एंड लास्ट टिप, लास्ट सजेशन आई वुड से कि आप जो भी फॉर्म आपकी चॉइस की है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आप रेडी हैं, उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ टाइम का थोड़ा सा ट्रायल करके देख लें। ट्रायल करने से ये बेटर होगा कि आपको वहाँ के वर्क कल्चर और वर्क टाइप्स के बारे में पता चल जाएगा। कुछ फॉर्म्स ट्रायल अलाउ भी करती है और कुछ नहीं भी अलाउ करती है, ठीक है। अगर आपने देखिए फॉर्म फिल नहीं किया है ज्वाइनिंग से पहले, या कुछ फॉर्म्स होता है कि ज्वाइनिंग से पहले ही फॉर्म फिल करवा के उसे ICI में डिपॉजिट करवा देते हैं, सबमिट करवा देते हैं, बट कुछ नहीं भी कराते हैं, कुछ थोड़ा आराम से कराते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। अगर फॉर्म नहीं फिल करवाया उन्होंने तो आप आराम से ट्रायल करके देखें, एटलीस्ट 1 हफ्ता करके देखें, ठीक है। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, 1 हफ्ते में काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। बस आर्टिकलशिप आप 3 साल स्पेंड करने वाले हैं वहाँ पे, सो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आनी ज़रूरी है स्टार्टिंग में। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं फॉर्म चेंज कर रही थी अपनी, सो मैंने एक फॉर्म ज्वाइन किया था, ठीक है। उनके वहाँ पे मैंने 1 हफ्ता ट्रायल बेस पे किया था और लकीली उन्होंने मेरा फॉर्म डिपॉजिट नहीं कराया था। हालांकि मैंने फॉर्म फिल कर लिया था आफ्टर 2 to 3 डेज, लेकिन उन्होंने मेरा फॉर्म डिपॉजिट नहीं करवाया था, सबमिट नहीं करवाया। तो 1 हफ्ते में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, थिंक ये मेरे लिए नहीं बना है, इस फॉर्म में मैं काम नहीं कर पाऊँगी। आई एम नॉट गेटिंग अ पॉजिटिव वाइब, बिकॉज वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे सिर्फ स्टैट ऑडिट का वर्क है और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं इनकम टैक्स का भी काम करूँ, इंडायरेक्ट टैक्स का भी काम करूँ। सो 1 हफ्ते में, और मैंने ये भी देखा कि मैं 1 हफ्ता पूरा खाली बैठी रही, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी 5 महीना खाली बैठ के आई थी। सो यहाँ पे मैं जब स्टार्टिंग में खाली बैठी, हालांकि इट्स ओके कि अगर आप 1-2 महीना खाली बैठते हैं फॉर्म में, लेकिन कुछ से कुछ तो होना चाहिए। सो आई वॉज नॉट गेटिंग अ पॉजिटिव वाइब, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस फॉर्म में। सो मैंने दूसरे फॉर्म और देखना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मुझे फॉर्म मिला तो मैंने उनको कॉल करके बोल दिया कि मेरा फॉर्म डिपॉजिट ना करा है, मैं अब नहीं आऊँगी। तो एक तरह से ट्रायल हो गया। और इनफैक्ट वहाँ पर और भी जो आर्टिकल्स आए थे उन्होंने भी ट्रायल किया था, वो आए और गए, पता भी नहीं चला। कि इतना पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा ट्रायल करते रहें, बिकॉज ऑफकोर्स जितना लेट करेंगे आप फॉर्म फिल करने में, उतना आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड एक्सटेंड होता जाएगा। ओके, सो इन सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स को आप कवर करें जो भी आप सीए फॉर्म सेलेक्ट करते हैं ज्वाइन करने के लिए। आप देखें कि इन पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स फिट बैठ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 पॉइंट्स में से 10 on 10 मिल जाए हमें, सारे 5 पॉइंट्स में मिलते हैं तो ओके। बस अगर आप देखें कि आप किस पॉइंट पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या चाहते हैं। लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स पीयर से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सुने सबकी, बट करें वहीं जो आपको सही लगता है। एट द एंड इट्स योर करियर, और आप क्या सोच रहे हैं अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। सो
I think that's all for this video. I'll see you in the next video very soon. Till then,